चलिए लाइव इधर कीजिए। 258 है ना? 258 से ना? ठीक है। चलिए फास्ट कमेंट करेंगे आप लोग यूट्यूब वाले। चलिए शुरू किया जाए। चलिए फास्ट कमेंट करेंगे यस। चलिए यस कमेंट कीजिए आप लोग फास्ट, ताकि शुरू करें। और पहला सवाल देखेंगे आज का। कहता है एक व्यक्ति जो 7 वर्ष, कितने वर्ष भाई? कहता है एक व्यक्ति जो 7 वर्ष या उससे अधिक हो, जो किसी भी भाषा का समझकर लिख या पढ़ सकता है, उसे किस श्रेणी में रखा जाता है? साक्षर। क्या भाई? मतलब जो कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, बंगला हो, मराठी हो, तेलुगु, अंग्रेजी, हिंदी, कुछ में भी याद रखिएगा कि भाषा में कहता है कि वो समझकर लिख पढ़ सकता हो, उसको क्या कहते हैं? साक्षर। और जो ध्यान रखेंगे कि किसी विषय वस्तु का बहुत ज्यादा ज्ञान रखता हो, उसको शिक्षित कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? शिक्षित, है ना? किसी भी विषय वस्तु पर वो अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे, वो कर सकता है, उसको क्या कहते हैं? शिक्षित। है कि नहीं है? तो ये ध्यान रखिएगा, साक्षर की श्रेणी में सदैव ध्यान रखेंगे कि वो जिस भाषा का हो, 7 वर्ष से लेकर मरने तक ध्यान रखेंगे। कोई भी अगर आदमी है तो समझ लिख के, है ना, पढ़ लिख सकता है, उसको क्या बोलते हैं? साक्षर। क्लियर ना? कितना वर्ष? 7। कितना? 7 वर्ष तक याद रखिएगा। इस पंचवर्षीय योजना काल से ही जनसंख्या नियंत्रण की नीति अपनाई जा रही है। प्रथम कब से भाई? तब तक ही आ गया 2025। 1951 प्रथम पंचवर्षीय योजना। 1900 प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, याद रखिएगा। 51 से 1951 से 1900। और इस पंचवर्षीय योजना में मुख्य लक्ष्य था कृषि का विकास। किसका विकास? चूंकि देश की एक बड़ी आबादी के सामने खाद्यान्न संकट था। इस संकट के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि का विकास रखा गया, और उसी समय से जनसंख्या नियंत्रण के लेकर लगातार, याद रखेंगे, काम चल रहा था। और ध्यान रखेंगे जनसंख्या नियंत्रण को लेकर पॉलिसी भी बनाई जा रही है। तो ये स्पष्ट रूप से याद रखिएगा कि पूछेगा कि किस पंचवर्षीय योजना से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर नीति अपनाई जा रही है? प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 51 से 56, 51 से। और मुख्य लक्ष्य जो था वो कृषि विकास। कौन लक्ष्य? तो मुख्य लक्ष्य क्या था? कृषि विकास। क्या था? जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना कौन में? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अगर बात करेंगे, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे, तो जिसका कार्यकाल मैंने आपको बताया है कि 1956 से कितना था? 61। 1956 से। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1956 से 56 से। और इसका मुख्य लक्ष्य था उद्योग। क्या था? उद्योग के विकास। कौन विकास? तो उद्योग विकास के लिए कौमी पंचवर्षीय योजना, द्वितीय कौमी। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य विकास क्या था भाई? उद्योग। क्या? और प्रथम पंचवर्षीय योजना का कृषि। प्रथम पंचवर्षीय योजना
कंफर्म ना। और जनसंख्या नियंत्रण की जो बात की जा रही है कि अपनाने का, तो ध्यान रखेंगे वो प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही अपनाए। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। विश्व का प्रथम देश कौन है जो परिवार नियोजन कार्यक्रम को सरकारी कार्यक्रम घोषित किया? कौन? कौन? भारत। दुनिया में कहीं ऐसी बात नहीं है। दुनिया में लोग अपना सोच है ना, जनसंख्या नियंत्रण, अपने परिवार नियंत्रण को लेकर दुनिया के देश ध्यान रखेंगे, एक्टिव हैं। लेकिन भारत में ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ सोचे अलग है, और जब सोच अलग है तो जनसंख्या इतना बेतहाशा बढ़ रहा है कि सरकार को सोचना पड़ रहा है। अब सरकार कैसे सोचे? अब सरकार कैसे सोचे, है ना? तो ये साफ स्पष्ट है कि ध्यान रखेंगे कि सरकार जब सोचना शुरू किया तो ध्यान रखेंगे कि तब भी कम नहीं हो रहा है। तो स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे कि जब तक लोगों के व्यक्तिगत सोच में बदलाव नहीं आएगा तब तक जनसंख्या नियंत्रण कंट्रोल भारत में नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे ध्यान रखेंगे, धीरे धीरे सोच बदलाव हो रहा है, और जैसे जैसे बदलाव होगा तो ध्यान रखेंगे स्वतः कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि उसमें जनसंख्या नियंत्रण के लिए आप दुनिया के विकसित देशों के तरफ आप मूव करेंगे, तो जहां शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिक है जनसंख्या वो खुद वो व्यक्ति कंट्रोल कर लेता है। जहां अशिक्षा अभी भी है, जहां लोग उतने शिक्षित नहीं हैं, तो उनको लगता है कि जितना बच्चा होगा उतना धन अर्जित होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। 10 बच्चा है और 10 कोई एगो टेम्पू ड्राइवर है, एगो जो है गाय चरा रहा है, भैंस चरा रहा है, एगो इधर है, एगो उधर है, एगो पॉकेटमारी कर रहा है, एगो डकैती कर रहा है, उससे बढ़िया एक एगो के पढ़ाई है बेहतर तरीके से, और वो अधिकारी बन गया तो माँ बाप को ठीक से रखेगा। नहीं तो 10 भी है तो 10 है तो वो मामला गड़बड़ रखेगा। तो ये तो सोच आपका जब बदलेगा जब आपके अंदर शिक्षा आएगा। तो जैसे जैसे देश के अंदर शिक्षा आएगा तो इसे उसे ध्यान रखेंगे, कंट्रोल स्वतः हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये कार्यक्रम घोषित किया है कौन? भारत। कौन भाई? भारत। राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? 1900। तो प्रश्न आएगा कि राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या नीति कौन ने थे? तो जनसंख्या नीति पर घोषणा कब की गई थी? तो जनसंख्या नीति या जनसंख्या कंट्रोल की बात करेंगे, इस पर जो पॉलिसी या नीति आया वो आया 1976। 1900। तो सीधा सवाल आएगा जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? 1976। याद रखिएगा, जनसंख्या नीति की बात करेंगे 1976 के अनुसार लड़के और लड़कियां की विवाह की आयु न्यूनतम कितना निर्धारित कर दिया गया? लड़के कितने? 21 और लड़की का? तो ये भी ध्यान रखेंगे, चूंकि बाल विवाह की बात करेंगे तो भी जनसंख्या याद रखेंगे कि आपके वृद्धि में बहुत बड़ा योगदान था। क्योंकि 14 साल 15 साल, अब एक एज 18 साल रख दिया गया, तो 15 से 18 के बीच में 3 साल का जो मार्जिन था वो भी कहीं ना कहीं 21 साल। तो ये स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे। अभी क्या है, अब देखिए पहले के अपेक्षा आज से 30-40 साल अगर आप पहले जाएंगे तो सीधा था कि भाई एक उद्देश्य होता था माँ बाप का कि जल्दी शादी करना है, पहला उद्देश्य था। अभी क्या है, अब माँ बाप थोड़े इस उद्देश्य से ध्यान रखेंगे परे हो गए हैं। अब सीधे लड़का या लड़की के अंदर एक सोच होता है, और ये सोच अब गार्जियन के माइंड में भी अब सेट हो गया है कि जब तक उसका लड़का या लड़की सेट नहीं हो जाता है तब तक शादी का कोई मूल उद्देश्य है नहीं। क्योंकि जितना विकास हुआ और हम लोग यहाँ तक पहुंचे, तो अब शादी का मूल उद्देश्य केवल बच्चे जन्म देना नहीं है। मूल उद्देश्य है कि वो बच्चा जन्म लेगा तो उसको एजुकेशन और बेहतर परवरिश के लिए पैसे चाहिए, और बेहतर परवरिश चाहिए तो ऑटोमेटिक है पैसा तभी आएगा जब कोई व्यक्ति रोजगार में होगा,
वो सरकारी रोजगार हो या प्राइवेट रोजगार हो। तो आज के माता पिता अपने लड़की का भी शादी करना चाहते हैं तो वो स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे कि उसका मूल उद्देश्य रहता है कि लड़की 18 हो जाए, चाहे 20 हो जाए, चाहे 22 हो जाए, चाहे 25 हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, 2 साल लेट ही हो, लेकिन ध्यान रखेंगे अच्छे से शादी हो ताकि उसका नेक्स्ट जनरेशन जो आए तो वो बेहतर से हो। तो इस लेकर ध्यान रखेंगे। हमने बार बार कहा कि जैसे जैसे एजुकेशन और शिक्षा बढ़ते जाएगा जनसंख्या खुद कंट्रोल होगा। और आज युवा लड़के हों या लड़कियों के मन में एक मानसिकता होता है कि जब तक हम एक बेहतर रोजगार प्राप्त ना कर ले तब तक शादी का कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन पहले ये नहीं था, पहले था क्योंकि पहले तो लोग एग्रीकल्चर पर ज्यादा निर्भर थे। आज से 50 साल पहले जाएं तो उनका मूल उद्देश्य था कि अरे आज के 10 साल बाद करें तो भी ये भैंसे चराएगा, अब अभी कर देंगे तब वो भैंसे चराएगा, तो इससे बढ़िया अभी ये कर दो। तो इस लेकर उस समय क्या होता था, आज से 25 30 40 साल पहले आप जाएंगे तो बाल विवाह ज्यादा होता था। 14 से 18 साल में लड़के हो या लड़की का शादी कर दिया जाता था। अब तो एवरेज 18 है नहीं, क्योंकि अब जो सोच माता पिता का है वो तो 18 साल में इंटर पास होता है। अब तो आप नॉर्मल गांव में भी जाएं तो 18 कोई मूल उद्देश्य नहीं रह गया है, क्योंकि जो सरकार ने, बिहार सरकार या देश की सरकार ने जो लड़कियों को पढ़ाने के लिए महिला सशक्तिकरण को लेकर जो कार्य किया है और लड़कियों को जो रिजर्वेशन मिला शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं माता पिता का एक भार जो कमा है कि चलो लड़की अब हो गया है। तो अब देखेंगे समाज के अंदर क्या है कि बहुत ज्यादा लड़कियों को भी जॉब लग रहा है, तो इससे अगल बगल के माता पिता भी प्रभावित हैं कि उनको लग रहा है कि इसका लड़की का लड़की हुआ है और उसको जॉब लग गया, उसको तिलक भी नहीं है, उसका शादी भी जॉब वाले लड़के से हो गया है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अब माता पिता का एक अट्रैक्शन तो गांव के प्रति, समाज के प्रति ये हुआ है कि अब हम भी अपने लड़की को चलो पढ़ाएंगे इंटर पास, और क्या है मैट्रिक तक तो देखेंगे लड़कियों के शिक्षा को लेकर बिहार सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार लगातार ध्यान रखेंगे कि बहुत सारे राशि मुहैया करवा रहा है, जिससे उसके माता पिता को कोई टेंशन नहीं है। तो ऑटोमेटिक है 18 साल तक तो अब शादी का कोई औचित्य रहा नहीं है। और उसके बाद है कि अगर 18 से 21 साल के अंतर्गत ग्रेजुएशन है उसमें भी राशि मिलता है। उसमें राशि के बाद उसी पीरियड में लड़कियां को अगर जॉब मिल गया तो अब माता पिता को शादी का हेडेक भी नहीं रह गया है। तो ये जो हो रहा है सरकार की जो ये योजना और पॉलिसी जो आया है, ये भी कहीं ना कहीं याद रखेंगे कि ये सब मिलकर जनसंख्या नियंत्रण को कंट्रोल कर रहा है। अब बताइए जिसके माता पिता दोनों जॉब में है अभी के पीढ़ी में, तो वो तो नेचुरल है भाई कि वो नेचुरल सोचेगा कि ज्यादा बच्चे ना हो, क्योंकि वो खुद जॉब में है तो ऑटोमेटिक नहीं सोचेगा। तो ये कहीं ना कहीं ध्यान रखेंगे सरकार की जो नीति है, पॉलिसी है, ये सभी धीरे 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 और आने वाले समय में ध्यान रखेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये रखा गया कितना 21 और 18, 21 और 18, लेकिन अब तो ऐसी कोई बात नहीं है समाज के अंदर, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखिए जैसे जैसे लोग बदल रहे हैं समाज में, यही पीढ़ी 20 साल बाद पूरे वयस्क हो जाएगा। ये जो वर्तमान यहाँ पर पीढ़ी है जो बैठा हुआ है, ये 20 साल के बाद 30 साल के बाद वयस्क में आ जाएगा। तो अब जो एजुकेशन ये लोग प्राप्त किए हैं, आप लोग जो प्राप्त किए हैं, तो ये तो आगे जाके डेवलप होंगे। और जब अभी आपके 1 बच्चे और 2 बच्चे का पॉलिसी अगर है तो ऑटोमेटिक है कि कहीं ना कहीं आपके जो बच्चे होंगे तो उनकी तो पॉलिसी स्वतः बदल जाएगी। जब इस जनरेशन का है तो आगे वाले जनरेशन का तो स्वतः पॉलिसी बदल जाएगा। तो धीरे धीरे जनसंख्या, ध्यान रखेंगे, इसी तरह से बदलेगा जब आपके अंदर एजुकेशन और शिक्षा आएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, क्या कहता है ये देखेंगे। ये चैप्टर काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है, ध्यान रखिएगा। कहता है किस जनसंख्या नीति ने यह स्पष्ट किया गया है कि भारत की जनसंख्या 2045 तक स्थिर हो जाएगी। 2002
2002 का कहता है कि जनसंख्या नीति कहता है कि 2045 आते आते जनसंख्या क्या हो जाएगा, स्थिर। क्योंकि उस समय तक लोग जाते जाते खुद याद रखेंगे, एजुकेटेड हो जाएंगे, उनके अंदर एक पॉलिसी होगी कि भाई कि 2045 तक कि भाई 2 चाइल्ड पॉलिसी, 1 चाइल्ड पॉलिसी होगी। अभी भी तो देखेंगे समाज में जितने एजुकेटेड हैं उनका एक पॉलिसी है कि भाई 2 चाइल्ड पॉलिसी, और धीरे धीरे ये हो जाएगा। ये स्पष्ट रूप से ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता है भाई भारत की जनसंख्या नीति किस नीति पर आधारित है? छोटा परिवार और सुखी परिवार। छोटा परिवार और, तो छोटा परिवार और सुखी परिवार यदि याद रखेंगे, कहता है जनसंख्या नीति का क्या है, एक याद रखेंगे आधारित एक पॉलिसी है, एक नीति है, छोटा परिवार और सुखी परिवार। छोटा परिवार और सुखी परिवार। चलिए, भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाला कुल देश कितना है भाई? 7। कितना? कंफर्म है? लॉक किया जाए? टोटल देश कितने भाई? 7। कितने? तो स्थलीय सीमा, कौन सीमा? स्थलीय सीमा मतलब जमीनी सीमा। कौन सीमा? हमने बताया था कि भारत के टोटल पड़ोसी देश कितने हैं? 9। कितने? जबकि जमीनी व स्थलीय सीमा से कितने? कितने? 7। कितना भाई? 7। अब देखेंगे, पहला देश है पाकिस्तान। कौन? अफगानिस्तान, चीन, लग रहा है ना, नेपाल, नेपाल के बाद भूटान, भूटान के बाद बांग्लादेश। कौन सा? और बांग्लादेश के बाद म्यांमार। कौन सा? तो टोटल स्थलीय सीमा से कितने देश? कितने? तो जमीनी सीमा या स्थलीय सीमा से कितने? 7। जिसमें पहला देश कौन? पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठवां बांग्लादेश और सातवां। तो स्थलीय वो जमीनी सीमा से कितने देश? 7। कितने? जबकि जलीय सीमा, कौन सीमा? जलीय सीमा से 2 देश। कितने? एक तो सबसे पहला याद रखेंगे श्रीलंका। कौन? श्रीलंका। कौन भाई? और श्रीलंका के बाद मालदीव। कौन? तो प्रश्न आएगा कि 2 पड़ोसी देश पूर्णतः जलीय सीमा बना रहा है, तो जलीय सीमा, कौन सीमा? जलीय सीमा या समुद्री सीमा से 2 देश हैं। कौन कौन भाई? श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और कौन? तो श्रीलंका और मालदीव जलीय सीमा बनाता है। क्या बनाता है? और स्थलीय सीमा से कितने देश? 7। कितने? चलिए, यूट्यूब वाले कमेंट करेंगे कि स्थलीय सीमा से कितने देश? 7। कितने? लेकिन नोट याद रखिएगा कि सबसे, याद रखिएगा, सबसे अधिक या सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन बनाता है? बांग्लादेश। कौन? प्रश्न आएगा कि सबसे अधिक या सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? और सबसे कम स्थलीय सीमा किसके साथ? अफगानिस्तान। किसके साथ? तो सबसे कम किसके साथ? अफगानिस्तान सबसे कम, और सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा, सबसे कम अफगानिस्तान, सबसे कम, सबसे ज्यादा। लेकिन बीपीएससी इसको क्रम में पूछता है। किस में पूछता है? तो ध्यान रखिएगा कि बीपीएससी के एग्जाम में आप देखेंगे इसको क्रम पूछ लेता है। 4 ऑप्शन दे के पूछेगा इसमें ज्यादा कौन। तो अभी मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा 1 नंबर पर कौन बनाएगा? बांग्लादेश। कौन? उसके बाद बनाएगा दूसरे पर कौन? चीन। उसके बाद पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद नेपाल। नेपाल के बाद म्यांमार। कौन? 5वें पर कौन? म्यांमार। और 6वां कौन? भूटान। और 7वां कौन? क्लियर?
तो सबसे अधिक स्थलीय सीमा बांग्लादेश, कौन? और सबसे कम, सबसे कम, सबसे कम अफगानिस्तान, सबसे कम अफगानिस्तान। और सबसे ज्यादा टोटल स्थलीय सीमा से कितने देश? 7। कितने? कंफर्म। ये ध्यान रखिएगा, उनको उठाइए। हेलो, सीधा शांत रहेगा। जल्द ही पतझड़ में कन्वर्ट होने होगा, लेकिन मेरे क्लास सदैव चलते रहेंगे। बात समझ गए ना? हाँ, फिर मॉनसून जब आएगा तो फिर हरे भरे होंगे। गर्मी न पड़ रहा है, घर से कॉल किया है, घर से गार्जियन बाप माई कॉल कर दिया कि जान बचेगा तो बहुत नौकरी होगा, जान नहीं दे देना है ना? तो ये सब जो भरा पड़ा रहता था सब अब सुतले सुतले देखता है। घर से यूट्यूब पे भी है, तो अब घर पर आराम से रिलैक्स होके सो के देख रहा। देखते 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 मोबाइल फिर लेके सुतिए जाता है, और हम, वो सोया रहता है और हम पढ़ाते रहते हैं यूट्यूब के माध्यम से। यहाँ तो हम आपको उठा दिए, लेकिन अगर नहीं आइएगा कल तो भी पढ़िएगा यूट्यूब पर, लेकिन वहां सोइएगा तो वहां कोई उठाने वाला नहीं है। इसलिए कर हम ही जगा रहे हैं, इसलिए कर जागो भारत जागो, है ना? नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? रूम पर जो यूट्यूब देखते, ऐसे आप लोग के साथ भी होता है कि नहीं? और हमारे जितने यूट्यूब पर हमारा कमांडो देख रहा है उसके साथ भी होगा। वो देखते 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 सो गया, है ना? हम पढ़ाते रहेंगे, फिर उठेगा देखेगा वो मास्टर पढ़ाइए रहा है ना? लेकिन वहां तो हम उठाने नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ जब तक हमारे संरक्षण में रहिएगा इनकाउंटर होगा। बात समझे? हाँ, चले जाइएगा अपने रूम पर, तो कौन कहाँ है हम देखने जा रहे हैं, नहीं ना? तो इस बात का ध्यान रखिएगा। देख रहे हैं ना, चिट्ठी ना कोई संदेश, न जाने कौन सा देश, जहां तुम चले गए। हाँ, बात समझ गए? क्या कीजिएगा, ये तो समय है, आना जाना लगा है, जो आया है उसको जाना पड़ेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो प्यारे ध्यान रखना है, यहाँ पे हम बता दिए 7। क्लियर ना? अब चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलेगा। चलो फास्ट कमेंट कर देना कि स्थलीय सीमा से टोटल देश कितना? 7। नेक्स्ट सवाल। अभी बताए थे मेरे कमांडो कि भारत के साथ जल सीमा साझा करने वाले कुल देश की संख्या कितनी? आप प्यारे बताए थे भारत और कौन? भारत और पहले श्रीलंका है ना? तो भारत और श्रीलंका जल संधि कौन भाई? पाक जल संधि द्वारा अलग होता है ना? जबकि प्यारे भारत और मालदीव, भारत और कौन, ये भी जलीय सीमा बनाता है ना? तो भारत और मालदीव याद रखेंगे 8 डिग्री। कितने डिग्री? 8 डिग्री चैनल द्वारा। कितने डिग्री चैनल? तो 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है कौन प्यारे? भारत और मालदीव। भारत और, जबकि भारत और श्रीलंका पाक जल संधि। कौन जल संधि? तो पाक जल संधि द्वारा भारत और कौन? भारत और कौन जल संधि? तो जलीय सीमा से कितने देश हो गए? 2, श्रीलंका और मालदीव। जबकि अभी मैंने बताया था कि स्थलीय सीमा से कितने देश? 7। कितने? कंफर्म ना? पूरा यहीं पर आपके माइंड में पूरा याद हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, नेपाल की तराई एवं घाटियों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है भाई? जलोढ़। कौन?
क्योंकि याद रखिएगा नेपाल से निकलने वाली, गौर कीजिएगा, नेपाल के हिमालय से निकलने वाली प्यारे नदियां, निकलने वाली नदी की अगर बात करेंगे तो नेपाल से जो नदी निकलती है और जो गंगा की सहायक नदी होती है प्यारे, उसमें सबसे बड़ी नदी है घाघरा। कौन? जो एक बहुत बड़े मैदान का निर्माण करती है गंगा के साथ मिलकर। घाघरा के बाद गंडक। कौन? गंडक के बाद बागमती, या कह लीजिए गंगा का मैदान। तो गंगा के मैदान के निर्माण में गंगा की 4 प्रमुख सहायक नदियां जो हिमालय से निकलती है, जिसमें याद रखिएगा घाघरा, कौन, गंडक, बागमती, कोसी, ये सारी नदी कहां से आती है? तो नेपाल से ये 4 महत्वपूर्ण नदियां गंगा की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी भाई? किसकी? गंगा की सहायक नदी प्यारे। और हमने कई बार बताया है कि जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज्यादा अगर कोई मिट्टी मिलती है तो कौन? और ये मिट्टी गंगा के मैदान। कौन मैदान? तो एक सवाल सीधा पूछ देगा कि गंगा के मैदान में कौन मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। कौन मिट्टी? भारत में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। कौन मिट्टी? और जलोढ़ मिट्टी के निर्माण में भाग लेता है नदी। कौन? तो नदियों के द्वारा कौन मिट्टी का निर्माण? जलोढ़ मिट्टी। कौन मिट्टी? तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा? भारत में सबसे ज्यादा कौन मिट्टी? कौन मिट्टी? तो यहां सवाल पूछता है कि नेपाल के तराई, नेपाल के और घाटी, तराई और कौन मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। और यहां तक कि पूरे उत्तर भारत के विशाल मैदान में भी कौन मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। कौन मिट्टी? और जलोढ़ मिट्टी का निर्माण याद रखेंगे किसके द्वारा? नदी के द्वारा। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन? और गंगा के साथ साथ ये सारी उसकी सहायक नदी मिलकर एक विशाल मैदान का निर्माण किया है, जिसका नाम है गंगा का मैदान। कौन मैदान? और जिसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। कौन मिट्टी? कौन मिट्टी? हमने जलोढ़ मिट्टी को 2 भाग में बांटा है प्यारे, खादर और कौन? बांगर। कौन? तो खादर और बांगर की बात करेंगे तो ये खादर और बांगर नई जलोढ़ को क्या कहते हैं? खादर। क्या कहते हैं? और पुरानी को कंफर्म ना, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस, नाइट्रोजन और क्या? तो प्रश्न आएगा कि नाइट्रोजन और फास्फोरस, नाइट्रोजन और क्या? तो याद रखेंगे नाइट्रोजन। क्या प्यारे? नाइट्रोजन। क्या? और फास्फोरस। क्या? तो नाइट्रोजन और फास्फोरस पोषक तत्वों की कमी होती है किस मिट्टी में? जलोढ़ मिट्टी। कौन मिट्टी? तो नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी किस मिट्टी में? जलोढ़ मिट्टी में। क्लियर ना? तो ये याद रखिएगा। तो यहां पर आपका है जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट सवाल, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन प्यारे? कर्णाली। कौन? देखो भाई, कर्णाली की बात करेंगे ना तो कर्णाली नदी को भारत में घाघरा बोलते हैं। भारत में क्या बोलते हैं? घाघरा। भारत में क्या बोलते हैं? आइए थोड़ा देख लेते हैं नेपाल का एक नक्शा बना के। ये मानिए या ना मानिए नेपाल है ना? कौन? नेपाल। कौन? नेपाल का यही नक्शा है। नेपाल से सबसे पहले एक नदी आती है और इस नदी का नाम है, यहां पर इस नदी को कहते हैं कर्णाली। क्या बोलते हैं? कर्णाली। क्या बोलते हैं? कर्णाली। और यही कर्णाली भारत में घाघरा के नाम से, किसके नाम से? आगरा। किसके नाम से भाई? कौन सी? कर्णाली। कौन सी? जबकि भारत और नेपाल की सीमा पर
इस नदी को काली क्या कहते हैं? तो एक सवाल कि भारत और नेपाल के बीच एक नदी बहती है, कौन? काली। कौन? यही नदी याद रखेंगे भारत में शारदा के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? किस नदी के नाम से? और यही दोनों नदी ध्यान रखिएगा कि अयोध्या में जब मिलती है तो ये कहलाती है सरयू। क्या कहलाती है? सरयू। क्या कहलाती है? तो शारदा और घाघरा अयोध्या में मिलती है तो क्या बनती है? सरयू। क्या कहलाती है? जबकि नेपाल की प्रमुख नदियां में कुछ महत्वपूर्ण नदी ध्यान रखिएगा कि घाघरा की एक सहायक नदी है जो नेपाल से ही आती है, और ये नदियां गोरखपुर के पास, गोरखपुर से बहती हुई ये नदियां घाघरा में मिलती है। और ध्यान रखेंगे इस नदी को बोलते हैं राप्ती नदी। क्या बोलते हैं? नो ताप्ती, राप्ती। क्या? जैसे एक है साबरमती, कौन? और एक है सारावती, कौन? कौन? तो सारावती और साबरमती में अंतर है ना? क्योंकि सारावती जो नदी है वो कर्नाटक में है। कहां है? और साबरमती गुजरात। तो साबरमती कहां? गुजरात। कहां? और सारावती कर्नाटक। उसी प्रकार से एक नदी है ताप्ती। कौन? ताप्ती की बात करेंगे, ये नदी गुजरात में बहती है। कहां पे? क्योंकि ये सूरत के पास अरब सागर में गिरती है। कौन नदी? ताप्ती। कौन? और एक है राप्ती। कौन? तो राप्ती घाघरा की सहायक है। किसकी सहायक? कौन सी? राप्ती। कौन? तो राप्ती किसकी सहायक? घाघरा। किसकी? तो बताइए कि घाघरा को नेपाल में क्या कहते हैं? कर्णाली। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जबकि प्यारे ध्यान रखिएगा कि कोसी एक नदी नाम सुने हैं ना, बिहार की शोक किसको कहते हैं? कोसी भी नेपाल से आती है। कहां से आती है? कोसी को नेपाल में अरुण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कोसी को नेपाल में क्या कहते हैं? अरुण। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? किसको? और नेपाल के पहाड़ी से ये 7 धाराओं में मिलकर आती है, इसलिए कर इसे सप्तकोशी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और ये सबसे पहले बिहार पहुंचती है। कहां? तो नेपाल से कहां पहुंची है? और बिहार में सबसे पहले सुपौल पहुंचती है। कहां? तो कोसी नदी नेपाल से जब आती है तो बिहार में सबसे पहले किस जिले में? सुपौल। किस जिले में? और 2-3 डिस्ट्रिक्ट इससे ज्यादा प्रभावित होता है, जिससे सुपौल, सहरसा, कौन? मधेपुरा, कौन? खगड़िया, कौन? ज्यादा पहले प्रभावित होता था। अब तो बांध बैराज बन जाने के कारण और वर्षा भी कम होता है, जिसके कारण ध्यान रखेंगे बाढ़ नियंत्रण में है। तो ये ध्यान रखेगा कि कोसी नदी को नेपाल में क्या कहते हैं? अरुण। क्या कहते हैं? किसको? किसको? जबकि याद रखेंगे एक नदी और मैंने आपको बताया था, गंडक। कौन से? गंडक नदी भी नेपाल से आती है। कहां से आती है? कहां से? कौन सी नदी? और गंडक को नेपाल में नारायणी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो गंडक को नेपाल में क्या कहते हैं? नारायणी। क्या कहते हैं? किस नदी को? किस नदी को? तो गंडक को नेपाल में क्या कहते हैं? नारायणी। क्या कहते हैं? कोसी को नेपाल में क्या कहते हैं? अरुण। क्या कहते हैं? प्रश्न आ गया कि घाघरा को नेपाल में कर्णाली, और नेपाल की सबसे लंबी नदी भी कौन? कर्णाली। कौन? जबकि राप्ती, कौन? राप्ती घाघरा की सहायक है। किसकी? और ये नदियां यूपी में बहती है। कहां पे? जबकि एक नदी मैंने बताया था ताप्ती। कौन? ताप्ती कहां बहती है? गुजरात। कहां पे? कहां पे? कन्फर्म ना? ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे भाई।
क्या कहता है। चलो भाई ध्यान देना है आराम से। मध्य नेपाल में गंडक नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? अभी मैंने बताया था किस नाम से, नारायणी के नाम से। किसके नाम से? तो गंडक को नेपाल में क्या कहते हैं? नारायणी। क्या कहते हैं? और नेपाल से निकलकर बिहार, नेपाल में निकल के कहा? बिहार में ये नदी हाजीपुर, कहां पे? हाजीपुर के पास ये नदी किसमें मिल जाती भाई? किसमें? किसमें? गंगा में। कौन सी नदी? कौन सी? गंडक। कौन सी? गंडक। गंडक को नेपाल में क्या कहते हैं? और कोसी को? अरुण। कोसी को? अरुण। कोसी को? और घाघरा को? करनाली। घाघरा को? करनाली। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। चलो भाई यहां ध्यान देना। पूर्वी नेपाल में कोसी को क्या कहते हैं? सप्त कोसी। क्या कहते हैं? क्योंकि इसकी 7 धारा। कितनी धारा भाई? तो 7 धारा मिलकर क्या कहलाती है? सप्त कोसी। 7 धारा मिलकर क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? और अभी मैंने बताया था कि कोसी को नेपाल में, कोसी को कहां, किस नाम से? अरुण के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? तो अरुण को नेपाल में याद रखेंगे, कोसी को नेपाल में क्या कहते हैं, और 7 धारा मिलकर क्या बनती है? सप्तकोशी। याद रखिएगा। औद्योगिक दृष्टि से नेपाल एक कैसा देश है भाई? पिछड़ा देश। कैसा देश? कौन? नेपाल। कौन भाई? नेपाल कैसा देश है? पिछड़ा। कैसा? क्योंकि इसके अधिकतर भाग हैं पर्वतीय। कैसे है? और नेपाल की बात करेंगे तो आइए नेपाल हम चले। तो नेपाल में ध्यान रखिएगा राजधानी है काठमांडू। राजधानी कहां है? काठमांडू। किसका भाई बताओ तो? यहीं पर सार्क का मुख्यालय है। किसका मुख्यालय है? तो बताओ सार्क का मुख्यालय कहां है? काठमांडू। कहां पे? यहीं पर ध्यान रखिएगा कि कुछ महत्वपूर्ण चोटियां हैं नेपाल में, जिसमें दुनिया की सबसे ऊंची चोटी मैंने बताया था कौन? माउंट एवरेस्ट। कौन सा? माउंट एवरेस्ट के बाद यहां है धौलागिरी। कौन सा? तो बताओ भाई धौलागिरी पर्वत कहां है? नेपाल। कहां पे? यहीं पर है मकालू। कौन सा? कौन सा? यहीं पर है, याद रखेंगे, अन्नपूर्णा। कौन सा? तो बताइए अन्नपूर्णा पर्वत का संबंध कहां से है? नेपाल। और यहीं पर है गौरी शंकर। कौन सा? कौन शंकर? गौरी शंकर। और एक है मानसालू। कौन सा? तो बताइए सारे पर्वत कहां पड़ते हैं? नेपाल। और इसी में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट। कौन सी? तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन भाई? माउंट एवरेस्ट। कौन सी? तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, मकालू, अन्नपूर्णा, गौरी शंकर और मानसालू कहां पड़ता है? नेपाल। कहां पड़ता है? और नेपाल एक पिछड़ा देश है। कैसा देश है? कैसा देश? पिछड़ा। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता है नेपाल की जलवायु कैसी भाई? शीत प्रधान। कैसी प्रधान? मतलब याद रखेंगे शीत ऋतु में यहां पर भारी बर्फबारी होती है। भारी क्या होती है? और तराई क्षेत्र में भी भीषण ठंडा पड़ता है। इस लेकर नेपाल की बात करेंगे, एक कैसा देश है? शीत प्रधान देश है। कैसा देश है? कौन सा? नेपाल। कौन सा? तो नेपाल कैसा देश है? शीत प्रधान देश। कैसा देश? चलो भाई नेपाल में पूर्व से पश्चिम की ओर 3 प्रमुख नदी कौन सी है? देखो इसी तरह से बीपीएससी क्रम पूछता है, पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम पर्वतों का, नदियों का क्रम। इसको वेरीफाई आप इस मैप के जरिए कर लीजिए। कहता है पूर्व से किधर? पश्चिम। तो ये बताओ भाई पूर्व है कि नहीं है? और ये क्या है? पश्चिम। नेपाल में पूर्व से पश्चिम में नदियों का क्रम। प्यारे सबसे पहले बताओ ये कोसी है कि नहीं है? ये कौन है? कोसी। ये कौन है?
कोसी के बाद ये है गंडक। कौन? ये कौन नदी है? गंडक। और ये कौन नदी बताओ? घाघरा। कौन सी? कौन सी? तो बताओ, कहता है पूरब से किधर? पूरब से। तो पूर्व से पश्चिम में पहला कौन? कोसी। कोसी उसके बाद, अब गंडक के बाद घाघरा। कौन सी? तो पहली कोसी, गंडक और, तो ये याद रखेंगे पूर्व से किधर था? पश्चिम। पूर्व से किधर? पूर्व से। पूर्व से। कंफर्म ना? याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता है पिछले कितने वर्षों से नेपाल में राजतंत्र शासन व्यवस्था चली आ रही थी? 240। कितने वर्ष से? 240। तो ये तो आप नॉर्मल सवाल है, सीधा याद रखिएगा 240। कहता है नेपाल में राजतंत्र को समाप्त कर आधुनिक लोकतंत्र की नींव कब रखी गई थी? 2000, 2008 में। 2000 कंफर्म ना? तो ये ध्यान रखिएगा 2008 का आज का अंतिम सवाल। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट सवाल।
हेलो, सभी को गुड आफ्टरनून। स्टार्ट किया जाए। कितना पेज है और कितना क्वेश्चन है इसमें? और 53 है। और 53 नहीं, आज नहीं होगा, कल हो जाएगा। एक टेस्ट आप लोग का फिर ले लेंगे, ठीक ना? क्या? हम्म। हाँ, चलिए स्टार्ट किया जाए। द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी? वर्साय और पेरिस की संधि। देखिए, वर्साय और पेरिस की संधि, वर्साय की संधि हम लोग पढ़े हुए थे, पेरिस की संधि हम लोग अभी पढ़ लेंगे। दोनों संधि ने द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की थी। दो संधि ऐसा था इतिहास में जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध को तैयार किया था। जैसे राष्ट्र संघ जिसके लिए बना था, राष्ट्र संघ का काम क्या था? राष्ट्र संघ का काम था कि आने वाले भविष्य में कभी भी ऐसा युद्ध ना हो। लेकिन राष्ट्र संघ जिस चीज पे काम कर रहा था वही अनसक्सेस हो गया, और उसके बाद दूसरा दूसरा विश्व युद्ध क्या हो गया, स्टार्ट हो गया था। ये वर्साय और पेरिस की संधि क्या था उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो वर्साय की संधि चूंकि हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़े हैं, जो वर्साय महल में हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से 18, इसके बाद जर्मनी और मित्र राष्ट्र के बीच हुई एक महत्वपूर्ण संधि थी। एक तो जर्मनी था एक तरफ, और दूसरी तरफ था ब्रिटेन। ब्रिटेन बोल दे तो या तो मित्र राष्ट्र बोल दीजिए। जिस पर 28 जून 1919 को कौन सा महल में, वर्साय के महल में हस्ताक्षर किए गए थे। यही था ना, जो जर्मनी के साथ और मित्र राष्ट्रों के बीच हुआ था। एक ये है कौन सी संधि? वर्साय की संधि। जर्मनी और किसके बीच? मित्र राष्ट्रों के बीच। ये कब हुआ था? 28 जून 1919 को। तारीख याद है ना? 28 जून 1919, जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच कौन सी संधि? वर्साय की संधि। दूसरी ओर है पेरिस की संधि। कौन सी संधि? पेरिस। कई अलग अलग संधियों को संदर्भित करती है, जिनसे एक 1783 में अमेरिकी क्रांति युद्ध को क्या किया, समाप्त करने वाली संधि के रूप में इसको जाना गया, और ये ब्रिटेन और यूएसए के बीच में हुआ था। तो लिख लीजिएगा पेरिस की संधि। ये लिखने का जरूरत नहीं ना है, ये तो पहले भी हम कितना बार बताए हुए हैं। ये लिख लीजिएगा पेरिस की संधि, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच। पेरिस की संधि ब्रिटेन और अमेरिका के बीच हुई थी। पेरिस की संधि ब्रिटेन और अमेरिका की बीच हुई थी। फिर दूसरा पॉइंट इसी में लिखिएगा, पेरिस की संधि को पेरिस की संधि को अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध का, पेरिस की संधि को अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध को समाप्त करने वाली संधि कहा जाता है। पेरिस की संधि को, पेरिस की संधि को अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध को, ब्रैकेट में कर दिए 1783, अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध को ब्रैकेट में कर दिए 1783, 1783 ब्रैकेट क्लोज, को समाप्त करने वाली संधि कहा जाता है। समाप्त करने वाली संधि कहा जाता है। समाप्त करने वाली संधि कहा जाता है। दो क्वेश्चन यहां पर इंपोर्टेंट है। एक, वर्साय की संधि किसके किसके बीच हुई थी? जर्मनी और मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र का लीडर कौन था? ब्रिटेन। और दूसरा, पेरिस की संधि किसके किसके बीच हुई थी? ब्रिटेन और अमेरिका के बीच। यही था ना? युद्ध को रोकने के लिए किस संगठन की स्थापना हुई थी? राष्ट्र संघ। लेकिन युद्ध रुका, दूसरा विश्व युद्ध हो गया, राष्ट्र संघ। उसका दूसरा विश्व युद्ध होगा तो संयुक्त राष्ट्र संघ। इसके बारे में लिखिएगा राष्ट्र संघ, डैश देके लिखिएगा। इसका अन्य नाम, इसका अन्य नाम संयुक्त राष्ट्र, इसका अन्य नाम संयुक्त राष्ट्र या इसका अन्य नाम संयुक्त राष्ट्र या संगठन ऑफ नेशन कहा जाता है।
संगठन ऑफ नेशंस कहा जाता है या है। इसका अन्य नाम संयुक्त राष्ट्र या संगठन ऑफ नेशंस है। देख लिए। अब देखिए, यह एक अंतर सरकारी संगठन था जिसका उद्देश्य क्या था? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति स्थापित करना था, ताकि आने वाले चीजों में फिर ऐसा दोबारा युद्ध ना हो। जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 में बनकर तैयार हुआ, मतलब राष्ट्र संघ की स्थापना कब हो गई? 1920 में। और 1946 में संयुक्त राष्ट्र से क्या हो गया? बदल गया। जाहिर सा बात है, फिर बाद के चरण में इसमें बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो अगला पॉइंट इसमें लिख लीजिएगा। इसका उद्देश्य लिख के डैश दीजिए। उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कॉमा शांति स्थापित करना। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कॉमा शांति स्थापित करना। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति स्थापित करना तथा प्रथम विश्व युद्ध जैसे युद्ध तथा प्रथम विश्व युद्ध जैसे युद्ध तथा प्रथम विश्व युद्ध जैसे युद्ध, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध जैसे युद्ध ब्रैकेट में कर दिए 1914 से 18, 1914 से 18। प्रथम विश्व युद्ध जैसे 1914 से कितना? 18 युद्ध को रोकना था। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति स्थापित करना एक नंबर हो गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। और दूसरा था प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, उस तरह का विश्व युद्ध दोबारा ना हो, उसको क्या करना था? रोकने के उद्देश्य से इसको बनाया गया था। स्थापना 1920 लिख लीजिए। स्थापना 1920। कब हुआ था इसका स्थापना? 1920। लेकिन युद्ध रोक पाया? कौन सा युद्ध हो गया उसके बाद? दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ? 39 से 45। और फिर से एक संगठन का निर्माण हुआ, कौन सा? संयुक्त राष्ट्र संघ। तो खत्म हो सकता है? नहीं समझे? हो जाएगा, इसकी गारंटी थोड़े है। हम क्या बता रहे हैं कि जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ ना, ये कब हुआ? 1914 से 18। ये घटना घटा, लाखों की संख्या में लोग मारे गए और बहुत सारी चीज क्या हो गए, यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा, चाहे वो मित्र राष्ट्र हो चाहे वो धुरी राष्ट्र हो। नुकसान, युद्ध तो नुकसान का चीज है ही, नुकसान होना ही होना है, किसी को फायदा होने वाला नहीं है। आदमियों का नुकसान होना है, चाहे मित्र राष्ट्र का हो चाहे धुरी राष्ट्र का हो। तो ऐसा नुकसान भविष्य में ना हो, इसके लिए लेकर आया क्या 1920 में राष्ट्र संघ। ये राष्ट्र संघ सभी देशों पर नजर रखेगा और जहां भी दिक्कत होगा उस पर कंट्रोल रखकर काम करेगा। तो 1914 से 18 तक सोचिए, इस समय में भयानक लड़ाई चल रहा था, तब जाकर ये बंद रहा। 4 साल तक हुआ ना। 19 में लड़ाई हुआ, 1919 में, 20 में, 21, 22, 23, 24, 25, 26 कब हुआ? 1939 में हुआ। इसका मतलब कहीं ना कहीं इतने साल तक जो गैप रहा उसमें अहम भूमिका, अहम किरदार निभाया कौन? राष्ट्र संघ। तो ऐसा नहीं बोल सकते कंप्लीटली कि राष्ट्र संघ एकदम बेकार था क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध हो गया। ठीक है, क्योंकि उतने देर तक अगर विश्व युद्ध रुका हुआ है तो इसका मतलब है इसका योगदान है, कुछ ना कुछ है, तभी ये 1939 में युद्ध हुआ। ठीक, अब 1939 में जब युद्ध हो गया तो इसकी प्रासंगिकता क्या हो गई? कम हो गई। अब जो राष्ट्र संघ जिसके लिए बनाया गया था, अब इस पे क्वेश्चन मार्क उठने लगा कि भाई इसके रहते फिर कैसे युद्ध हो गया, क्योंकि इसका काम ही अंतर्राष्ट्रीय जगत में शांति स्थापित करना, समन्वय स्थापित करना, यही ना बताए। तो ये जो है अब इसका प्रासंगिकता क्या हो गया? कम। अब हो गया दूसरा विश्व युद्ध का 1939 से 45 में। अब जैसे ही विश्व युद्ध ऐसा हो गया तब लगा कि राष्ट्र संघ जो काम नहीं कर पाया उसके पीछे क्या कमी रह गया था, उस कमी को फिर क्या किया? सुधारा और उसको पावर देकर अलग से एक कमेटी बना दिया जिसको हम लोग बोलते हैं यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। और वो संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल देशों की संख्या कितना है? 193। तो ये जो पूरा यूएनओ को ये जो बना दिया, संयुक्त राष्ट्र संघ बना दिया, इसलिए कि अब प्रथम विश्व जैसा फिर घटना ना घटे। राष्ट्र संघ जैसा हो गया ना, अब फिर द्वितीय विश्व जैसा हो गया तो प्रथम द्वितीय विश्व जैसा घटना ना घटे उसके लिए बनाया। अभी तक तृतीय युद्ध हुआ है, तीसरा विश्व युद्ध हुआ है। जब तक तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ है मतलब अभी तक सक्सेस है कौन? संयुक्त राष्ट्र संघ। अगर तीसरा विश्व युद्ध हो जाए इसका मतलब इसकी प्रासंगिकता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तब जरूरी नहीं कि तीसरा बनाएगा कोई और,
हो सकता है उसी को पावर क्या कर देगा, और बढ़ा देगा, जहां जहां दिक्कत है वहां उसको ठीक करने का प्रयास करेगा। क्या बोले समझ में आया? तो जरूरी नहीं कि उसको ब्रेक ही करेगा, उसको पावर दे सकता है। योजना आयोग खत्म कर दिया, क्या बनाया? नीति आयोग। बहुत सारा चीज चेंज नहीं किया, कुछ चीजें चेंज करके उसको आगे बढ़ाया। HRA हिस्ट्री में पढ़े हैं 1924, उसको ट्रांसफर करके आगे लेकर चला गया HSRA। बस उसमें कुछ अमूमन चीज अलग अलग चीजों को क्या कर दिया है, जोड़ दिया है, वही चीज है। देखिए जापान ने 18 सितंबर 1931 को कहां पर, मंचूरिया पर आक्रमण किया। मंचूरिया कहां है, नाम से क्या लगता है? जापान ने आक्रमण किया किस पर, तो मंचूरिया जापान में है। कहां है मंचूरिया, नाम से कैसा लग रहा है? जापान ने 18 सितंबर 1931 को मंचूरिया पर आक्रमण किया, जो मुकडन घटना के बाद हुआ था। कौन सा घटना, यानी हम लोग को पहले समझना होगा कौन सी घटना, मुकडन घटना क्या है, तभी इसकी लाइन आपको समझ में आएगा कि जापान ने आखिर मंचूरिया पर आक्रमण क्यों किया। और ये किया था कब, 18 सितंबर 1931। आपका जो प्रश्न था यही प्रश्न था ना कि जापान ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया, मंचूरिया पे। कब आक्रमण किया, 18 सितंबर 1931। अब ये उस पर आक्रमण क्यों किया मंचूरिया पर जापान, क्योंकि मुकडन घटना के कारण हुआ था। अब ये मुकडन घटना क्या है पता है, इसी को हम लोग को जानना है। थोड़ा आगे, जहां जापान ने रेलवे पर एक झूठी घटना का मंचन किया और इसे चीनियों पर क्या किया, थोप दिया। अब बताइए कि मंचूरिया कहां है, क्योंकि यहां से भी स्पष्ट है और नाम से भी लगता है। मंचूरियन मंचूरियन खाते नहीं है, चाउमीन मंचूरियन खाते हैं, तो उसमें देखते हैं मंचूरियन क्या है, चाइनीज सब जैसा है। तो मंचूरियन कहाँ है, मंचूरियन नहीं है, मंचूरिया कहाँ है। तो जापान ने किस पर हमला किया, मंचूरिया मतलब कहाँ, कब हमला किया, 18 सितंबर 1931 को। क्यों, कौन सी घटना इससे जुड़ा हुआ है, मुकडन घटना। तो पहले लिखिएगा मुकडन घटना, मुकडन घटना, मुकडन घटना। मुकडन एक जगह का नाम है, जैसे काकोरी घटना पढ़े हैं, काकोरी क्या है, एक जगह का नाम है ना। चौरी चौरा घटना पढ़े हैं, चौरी चौरा क्या है, जगह का नाम है ना। उसी तरह ये मुकडन जो है एक जगह का नाम है, ठीक है। पहले समझिएगा फिर लिखाएंगे मुकडन घटना के बारे में। 18 सितंबर 1931 जापान ने मंचूरिया में मुकडेन के पास रेलवे ट्रैक पर एक विस्फोट का आयोजन किया। कौन किया, जापान, क्योंकि जापान के साथ चीन का रिश्ता अच्छा नहीं था उन दिनों, तो जापान सोचा चीन को उड़ा देते हैं। और वो एक जगह था मुकडेन, कौन सा, मुकडेन। कहां पर है ये, कहां है मुकडेन, चीन। तो मुकडेन के पास रेलवे ट्रैक पर एक क्या किया, विस्फोट का आयोजन किया और चीनियों पर आरोप लगा दिया कि भाई गलती किसकी है, तुम्हारी है। यही घटना के कारण जो है जापान और चीन के बीच जो है रिश्ता खराब होते चला गया। तो लिख लीजिएगा, मुकडेन एक स्थान का नाम है जो, मुकडेन एक स्थान का नाम है जो चीन में स्थित है, जो चीन में स्थित है। और इसी स्थान पर रेलवे ट्रैक पर, रेलवे ट्रैक पर, रेलवे ट्रैक पर विस्फोट का आयोजन किया, विस्फोट का आयोजन किया और चीन को जिम्मेदार ठहराते हुए, और चीन को जिम्मेदार ठहराते हुए उसके शहर मंचूरिया पर, उसके शहर मंचूरिया पर 18 सितंबर 1931 को, 18 सितंबर 1931 को आक्रमण कर दिया। डेट वगैरह तो आपको याद रखना पड़ेगा, आक्रमण कर दिया गया 1931।
और भारत के संदर्भ में हुआ था गांधी इरविन समझौता 1931 ना। अच्छा, कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में? दूसरा। पहला कब हुआ था? दूसरा। तीसरा। तो जापान ने किस पर हमला किया? किस पर? मंचूरिया पर हमला किया। उससे संबंधित कौन सी घटना थी? कौन सी घटना? कौन सी घटना? कौन सी घटना? कौन सी घटना? मंचूरिया पर आक्रमण कब किया गया? मंचूरिया पर आक्रमण कब किया? 18 सितंबर 1900। इटली ने किस देश पर आक्रमण किया था? अबिसिनिया। इथोपिया का नाम सुने हैं? अभी नाम हो गया इसका इथोपिया। अबिसिनिया पर, अबिसिनिया, इटली द्वारा अबिसिनिया यानी इथोपिया पर आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध से पहले किया गया। कब? 3 अक्टूबर 1935। तो लिखिएगा इटली ने किस देश पर आक्रमण किया? अबिसिनिया, ब्रैकेट में कर दिया इथोपिया। इथोपिया। तारीख लिख लीजिएगा 3 अक्टूबर 1935। 3 अक्टूबर 1935, 1935। 3 अक्टूबर 1935 को कौन हमला किया? इटली। किस पर हमला किया? अबिसिनिया बोले तो इथोपिया। अबिसिनिया आप लोग सुने होंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन इथोपिया जरूर सुने होंगे। तो अबिसिनिया आप क्या कहला रहा है? इथोपिया। और उस पर हमला किया कौन? इटली। कब किया हमला? 3 अक्टूबर 1935। भारत सरकार अधिनियम कब आया था? द्वैध शासन को प्रांत में खत्म कब किया गया था? 1935 के अधिनियम द्वारा ना। और केंद्र में द्वैध शासन को स्थापित किया गया था किसके द्वारा? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। तो एक क्वेश्चन बता दीजिए इसी से रिलेटेड है कि प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ किस अधिनियम द्वारा किया गया? 1919 22 1919। कितने लोगों को लग रहा है 1919? हाथ उठाइए। क्वेश्चन फिर से, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई? 1919। अब कितने लोगों को लग रहा है 1935? वो हाथ उठाइए। 1935 वाले नहीं है कोई? सही है। किन देशों ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता इनकार कर दी थी? अमेरिका और रूस। अमेरिका और रूस। 1919 सही है। किन देशों ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता से इनकार कर दिया था? अमेरिका और रूस। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आई थी? पहले भी बताया हुआ, ये कल भी बताए थे हम। आर्थिक मंदी 1929। किन नेताओं के उदय ने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को अस्थिर कर दिया था? एक तो हिटलर की कहानी और एक इटली का कौन? मुसोलिनी की कहानी। देखिए हिटलर और मुसोलिनी के द्वारा। हिटलर कहां का था? ऑस्ट्रिया का। लेकिन चांसलर था कहां का? जर्मनी का। तो लिखिए हिटलर और मुसोलिनी, जो इटली का था, इटली के थे है ना। इटली के मुसोलिनी और जर्मनी का चांसलर कौन? हिटलर। हिटलर और मुसोलिनी ने, हिटलर और मुसोलिनी ने ठीक है साम्राज्यवादी नीति, हिटलर और मुसोलिनी के द्वारा, लिखिए या अपने शब्दों में उसको कर लीजिए। हिटलर और मुसोलिनी ने साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया था। नीति का अनुसरण किया था। हिटलर और मुसोलिनी के द्वारा साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया गया था। जैसे मन करे शब्द वही लिखिए। मेन कंटेंट ये है कि साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण। इसका मतलब कितने लोग समझे? हाथ उठाइए। साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण। अच्छा, इतने लोग नहीं। आप कितने लोग नहीं समझे? वो हाथ उठाइए। नहीं समझे इतने लोग? अच्छा, जो जो समझे फिर से हाथ उठाइए। जो अभी हम लिखे ना ये सब साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण ये दोनों किया था। क्या समझे आप बताइए। अंग्रेज। अच्छा हाँ। साम्राज्यवादी विस्तार कैसे किए हो? साम्राज्य विस्तार कहाँ किए? साम्राज्यवादी विस्तार कहाँ किए हो? अंग्रेज, अंग्रेज साम्राज्यवादी विस्तार कहाँ किए? जैसे कहाँ किए? कहाँ किए?
साम्राज्यवाद का मतलब क्या? साम्राज्यवाद का मतलब क्या? समझ रहे हैं, ठीक ही बोल नहीं रहे हैं आप। हाँ, और कौन हाथ उठाए थे? बोलिए। हाँ ठीक है, दोनों वही बोल रहे हैं, हाँ बोलिए। ठीक है, बैठिए। वो भी वही बोले, वो भी वही बोले, और वो भी वही बोले। सब बोले तीनों वही चीज, लेकिन बोलने का तरीका अलग था। उनका भाषा सब कोई समझ जाएगा, इनका भाषा थोड़ा हाई लेवल का था। आपका डायरेक्ट एग्जाम्पल में दिए ना, आपका भी बिल्कुल सही था। इनका एग्जाम्पल था कि साम्राज्यवाद के रूप में जैसे अंग्रेज आया था, और एग्जाम्पल भी बड़ा अच्छा दिए, जैसे भारत अमेरिका उसी का अधीन तो था, उपनिवेश जो था उसमें वो एक शब्द उपनिवेश लगा के और चीजों को आसान करे। सिंपल शब्द साम्राज्यवाद, अपने साम्राज्य का प्रचार प्रसार करना, अपने साम्राज्य का प्रसार करना, अपने साम्राज्य का और आगे बढ़ाना। तो उसका धीरे धीरे क्षेत्र क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी क्षेत्र को बढ़ाने के पर्पज से ही और ज्यादा क्या हो जाएगा, समस्या होने लगेगा। जैसे आपका एक एक टुकड़ा जमीन है, आप चाहते हैं सामने वाला भी जमीन को छीन ले, तो छीनने का प्रयास कीजिएगा, और भी इस जमीन को छीने, छीनते छीनते आगे बढ़े, कोई तो होगा जो आपसे टकराएगा। वही बोल रहा है कि किन नेताओं के उदय के ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को अस्थिर कर दिया था, क्योंकि हिटलर और मुसोलिनी अपने साम्राज्य को हर तरफ फैला देना चाहता था और अपने क्षेत्र में कर लेना चाहता था, इसलिए ये पूरा का पूरा व्यवस्था क्या हो गया, अस्थिर हो गया। नहीं सही है। इटली में किसके नेतृत्व में सरकार बनी थी? मुसोलिनी। उसी क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है वो। क्या हुआ? आवाज ही नहीं पहुंच पाता है सर, सॉरी। दूसरे देश का? हाँ बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। सिर्फ राजनीतिक विस्तार ही नहीं, हर एक तरह का साम्राज्यवाद मतलब अपने क्षेत्र का विस्तार। जैसे आप किसी क्षेत्र के बारे में अगर जान रहे हैं, उसका प्रभाव आपके ऊपर है, तो निश्चित रूप से वो साम्राज्यवाद ही है। लेकिन यहाँ जिस साम्राज्यवाद का चर्चा हम कर रहे हैं वो राजनीतिक विस्तार और जगह के बारे में है। इस साम्राज्यवाद के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वहां भी होगा, लेकिन इसका जुड़ाव कैसे होगा, धार्मिक चीजों से। इसका जुड़ाव कैसे होगा, संस्कृतियों से। कल्चर जो आप बोल रहे हो किसमें आ जाएगा, संस्कृति वगैरह में। जैसे मान लीजिए लॉर्ड मैकाले का अंग्रेजी शिक्षा आया था, तो लॉर्ड मैकाले का अंग्रेजी शिक्षा भी तो एक प्रकार से समाजवादी नीति का ही अनुसरण किया गया, लेकिन वो शैक्षिक जगत में किया गया। हड़प्पा नीति आया किसका, डलहौजी का, वो भी तो साम्राज्यवादी नीति था। अपने साम्राज्य को बढ़ाने का प्रयास किया, कैसे, भौगोलिक कंडीशन को अपने क्षेत्र में मिला के, वो भी है, बिल्कुल बोल सकते हैं। जापान ने चीन पर आक्रमण कब किया? 1931 में, 1931 में। सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, अब एक एक लाइन की कब आक्रमण किया है जापान, वैसे ही क्वेश्चन है ना सारा। जापान ने चीन पर आक्रमण कब किया? 1931 में। बहुत दिन बाद बंद हुआ ये। म्यूनिक समझौता इंपोर्टेंट है ये। म्यूनिक समझौता कब हुआ था? 1938 में। हमारे भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो ये हुआ था, अधिवेशन हुआ था 1938 में, वो कब हुआ था, कब मतलब कहाँ हुआ था, कहाँ पर? हरिपुरा। हरिपुरा ना। अध्यक्षता कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस। म्यूनिक समझौता लिख के दे दीजिए, कब हुआ था ये? 1938। डेट लिख लीजिएगा, 30 सितंबर। 30 सितंबर को हुआ था, 30 सितंबर 1938। ठीक है, लिखिए। इस समझौते के अंतर्गत, इस समझौते के अंतर्गत, इस समझौते के अंतर्गत जर्मनी, यहां लिखा हुआ है जर्मनी, इस समझौते के अंतर्गत जर्मनी, लिखे, जर्मनी को, जर्मनी सॉरी जर्मनी कोमा, जर्मनी से पहले रुक जाइए, जर्मनी लिखे ना, जर्मनी कोमा देके लिखे, ग्रेट ब्रिटेन, कोमा दे देके लिखते जाइए, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और इटली। जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और इटली ने
कौन कौन देश का नाम लिए हैं? जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और इटली। जर्मनी भी है, जर्मनी मतलब धुरी राष्ट्र। ग्रेट ब्रिटेन भी है, मतलब कौन? मित्र राष्ट्र, दोनों है इसमें। तो जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और इटली ने चेकोस्लोवाकिया, कल पढ़े थे इसके बारे में। चेकोस्लोवाकिया के, नाम थोड़ा गंभीर है ये सब, चेकोस्लोवाकिया के सुडेटन क्षेत्र, नाम सुने हैं? सुडेटन क्षेत्र, चेकोस्लोवाकिया के सुडेटन क्षेत्र को जर्मनी को सौंपने पर सहमति व्यक्त की थी। ये हुआ था कब? 1938 में। तारीख क्या था? 30 सितंबर 1938। कितना तारीख बोले? 30 सितंबर 1938। जर्मनी ने नॉर्वे और डेनमार्क पर कब विजय प्राप्त किया? 9 अप्रैल 1940। हमारे यहाँ व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? 1940। किसके द्वारा? महात्मा गांधी। पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। और दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू। तीसरा सत्याग्रही कौन? ब्रह्मदत्त। नॉर्वे की धारा कैसी जलधारा है? गर्म की ठंडी? कितने लोगों को गर्म लगता है? हाथ उठाइए तो। कितने लोगों को ठंड लग रहा है? हाथ उठाइए तो। आधा गर्म आधा ठंडा, ये कैसे हो गया? अच्छा, हम थोड़ा सा बता रहे हैं खाली आपको कि नॉर्वे है कहां पर, फिर आप लोग डिसाइड करिएगा, ठीक ना? सिर्फ आपको हम बता दे रहे हैं नॉर्वे है कहां पर। ये आपका ग्रीनलैंड है और यहां पर है आपका नॉर्वे। आप बताइए कौन सी जलधारा है? ठंडी जलधारा वाले लोग हाथ उठाइए फिर से। आप कुछ लोग सोच उठाए रखिए, उठाए रखिए थोड़ा देर। एक्सरसाइज तो नहीं करते, करवा रहे हैं, उठा के रखिए। देखिए आप कुछ लोग सोच रहे होंगे सर पूछ रहे हैं तो जरूर गड़बड़ है, हाथे नहीं उठाते हैं। अच्छा, जिनको अभी भी लग रहा है गर्म है वो हाथ उठाइए। आप है कोई अभी भी लग रहा है गर्म है? कितने लोग हैं? फिर से हाथ उठाइए तो। 1 2, इधर भी हैं 3 4 5 लोग। वाह, एक हाथ नहीं उठा रहे हैं, सिर्फ ऐसे कर रहे हैं। जिनका जिनका आंसर है गर्म वो सही आंसर है। क्या है? सही आंसर है। नॉर्वे की जलधारा कैसी है? अब आप सोच रहे होंगे कि सर ठंडा में है ना इसलिए ठंडा है, यही सोचे होंगे। जितने लोग ठंडी जलधारा बोले हैं आंसर, यही ना सोचे होंगे कि ठंडा प्रदेश है। बोलिए, इसका मतलब ये सारे लोग जो बोले हैं वो इस जलधारा टॉपिक को पढ़े नहीं है तभी बोले हैं, नहीं तो गलती हो जाए। जैसे छोटी आंत कोई बोलेगा छोटा होगा, अब बड़ी आंत बड़ा होगा, तो जो पढ़ा नहीं है तो बोलेगा हाँ बड़े होगा, और छोटी आंत छोटे होगा नहीं। और जबकि छोटी आंत क्या है, अब बड़ी आंत। उसी तरह निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष, और निकट दृष्टि दोष नजदीक का नहीं दिखेगा, नजदीक का दिखता है दूर का नहीं दिखता है, उल्टा हो जाता है ना। तो यहाँ पर जो नॉर्वे की धारा गर्म की ठंडी, यहां से जब अलग अलग जलधारा जाता है ना, बताए भी थे एक दिन शायद, कैरिबियन की धारा, एंटिलीज की धारा, मैक्सिको की धारा, फ्लोरिडा की धारा, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा यहाँ लैब्राडोर आके मिलता है। और हम लोग यहाँ पर पढ़े भी थे कुछ प्लान तक, याद है? यहाँ से जो 0 डिग्री है ना, यहाँ से 90 डिग्री की तरफ जाएगा तो ये गर्म है कि ठंडा? तो यहाँ से लेकर क्या जाएगा? गर्म। जहां जाएगा ठंडा प्रदेश में भी जाएगा तो क्या लेकर जाएगा? गर्म। और जो 90 डिग्री से 0 डिग्री क्या आएगा वो यहाँ ठंडा है कि गर्म? तो इधर से आएगा तो क्या लेकर आएगा? ठंडा। तो जो भी आएगा वो ठंडा और जो भी जाएगा वो गर्म। तो यहां से नॉर्वे की धारा जाती है तो ठंडी की गर्म? नॉर्वे की धारा ठंडी की गर्म? क्लियर है? अब बताइए नॉर्वे की धारा ठंडी की गर्म? कितने लोगों को लगता है गर्म है? हाथ उठाइए। और कितने लोगों को लगता है अभी भी ठंडे हैं? सर झूठ बोल रहे हैं। आप लोग को लग रहा है? लग रहा है कुछ क्लू देंगे सर ना? नहीं, गलत है। नॉर्वे की धारा गर्म जलधारा है। कैसा है? गर्म।
जर्मनी ने नॉर्वे और डेनमार्क पर कब विजय प्राप्त किया? 9 अप्रैल 1940 को। बताइए तो क्रिस प्रस्ताव कब आया था? 1942। 42 ना, कुछ लोग 40 भी बोले हैं। और अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1900 अगस्त प्रस्ताव 1940 और क्रिस प्रस्ताव 1942। अमेरिका ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कब की? 8 दिसंबर 1941। 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा 8 दिसंबर 1941 ईस्वी को की थी। 8 दिसंबर 1941 को। कौन? अमेरिका ने। किस पर? पता नहीं चल रहा है? चलेगा पता, कहानी जब सुनाए देंगे ना तो पता चल जाएगा। जर्मनी ने रूस पर कब आक्रमण किया? 22 जून 1941। अभी सारा फैक्चुअल को कंप्लीट करा दे रहे, फिर इसका कहानी सुना देंगे। हम बोले ही हैं एंड कर देंगे और उसके बाद उसका क्या करेंगे? कहानी सुना देंगे सारे का। क्या? परतोष? अच्छा परसों। जर्मनी ने रूस पर कब आक्रमण किया? 22 जून 1941। अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया? 6 अगस्त 1945। कहां पर? हिरोशिमा। और कल ही बताए थे नागासाकी पर भी किया था ना, 9 अगस्त ना, दोनों लिख लीजिएगा, 9 अगस्त 1945। हिरोशिमा और नागासाकी दिवस भी मनाते हैं, हिरोशिमा दिवस, नागासाकी दिवस। हिरोशिमा नागासाकी है कहाँ? हिरोशिमा नागासाकी कहाँ है? जापान में है। अमेरिका ने जापान पर हमला किया था, परमाणु बम का प्रयोग पहली बार किया था ना। कब? 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को। जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया कब? मई 1945 में। विश्व युद्ध समाप्त। लगभग यहां से तो शुरू हो जाएगा ना। आत्मसमर्पण कर दिया लीडर सामने वाला, तो कहानी क्या हो गया? खत्म। चेकमेट हो गया ना राजा। इधर का लीडर का धुरी राष्ट्र का कौन था? जर्मनी। अब मित्र राष्ट्र का कौन था? ब्रिटेन। मई 1945। जापान ने कब आत्मसमर्पण किया? 2 सितंबर 1945। जापान ने आत्मसमर्पण किया 2 सितंबर 1945। भारत, श्रीलंका, बर्मा, मलाया, इंडोनेशिया, मिस्र आदि ने स्वतंत्रता कब पाई? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। अंग्रेज लोग जो हमारे भारत में आए थे, और खासकर डच, डच मतलब हॉलैंड या नीदरलैंड जिसको बोलते हैं, उसका आने का यहाँ पर्पस क्या था? सोरा की प्राप्ति है ना। सोरा और मसाला दोनों था, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस था कहाँ? सोरा। किस क्षेत्र के तरफ वो आना चाहते थे? बिहार में तो था। भारत में ऑप्शन देते हैं, भारत, दक्षिण पूर्वी एशिया, उत्तरी एशिया, या इनमें से कोई नहीं। मुख्य टारगेट उसका भारत से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था कौन? दक्षिण पूर्वी एशिया, क्योंकि भारत दक्षिण पूर्वी एशिया के अंतर्गत ही आता है। लेकिन अगर ऐसे बोले तो दक्षिण पूर्व एशिया ज्यादा था, इंडोनेशिया वाला जो पार्ट है ना, वो सब में ज्यादा फोकस कर रहा था ये लोग। परमाणु बम का पहला परीक्षण कब किया गया? जुलाई 1945 में। जुलाई 1945। देखे थोड़ा नोट्स, इलाज था। नहीं, सब तो नहीं हो पाएगा। इसको कंप्लीट करने के बाद समझा देंगे। इसमें कितना क्वेश्चन है? और 216 है ना, कल खत्म हो जाएगा। चलिए ना, 1-2 क्वेश्चन और पढ़ ले कि अगले क्लास में? रहने दें, करा दें। कुछ क्वेश्चन, सब नहीं हो पाएगा।
हाँ, जितना हो पाएगा आगे करते हैं ना। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख कानूनी संस्था, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? इसी को बोलते हैं द हेग। नीदरलैंड में। नीदरलैंड में क्या हॉलैंड में? नीदरलैंड का ही नाम क्या है? हॉलैंड। इसी को बोलते हैं डच। डच, डच बोल दीजिए, हॉलैंड बोल दीजिए, नीदरलैंड। नोट करके एक क्वेश्चन लिख लीजिए। इच्छा मृत्यु को अपनाने वाला पहला देश। इसको, इस शब्द को नाम आत्महत्या नहीं दिया है। जैसे आत्महत्या जो शब्द, जैसे बोलते हैं ना हमारे संविधान में बजट, तो बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है जो 112 आर्टिकल में है। इसी तरह ये आत्महत्या शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, इसको बोला है क्या? इच्छा मृत्यु। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इथोनेशिया। दोनों लिख लीजिएगा, इथोनेशिया। इथोनेशिया, इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु को अपनाने वाला पहला देश। लिख लिए? इच्छा मृत्यु को अपनाने वाला पहला देश कौन? कौन? इथोनेशिया नहीं। अरे इच्छा मृत्यु को ही क्या बोलते हैं? इथोनेशिया इंग्लिश में बोलते हैं। इच्छा मृत्यु का ही इंग्लिश क्या है? इथोनेशिया। और ये अपनाने वाला पहला देश कौन है? हॉलैंड। हॉलैंड का ही नाम क्या है? नीदरलैंड। स्विट्जरलैंड भी अपनाया है, भारत इसमें पूर्णतः अभी सहमत नहीं बना पाया। सहमति क्या बोले, समझ में आया? ये इच्छा मृत्यु कितने लोग समझते हैं? हाथ उठाइए, बोलिए आप। वाह। और कोई? ये बोले अपने इच्छा से मर जाएगा। और कोई? हाँ बोलिए। पीछे, पीछे का तो आवाज ही नहीं आएगा। बैठ जी, आवाज नहीं आ रहा है। और इधर से आगे से कोई? बोलिए। बैठिए, ठीक है। देखिए, इच्छा मृत्यु मतलब, इच्छा मतलब मन से, और मृत्यु मतलब मर जाना। जो मन से चाहता है कि हम क्या, जैसे मान लीजिए सपोज करिए आपका बीपीएससी का एग्जाम नहीं निकला, आपका मन में आ रहा है कि आप जीने लायक कोई चीज बचा ही नहीं है ना, और उस कंडीशन में आप चाहिएगा कि हम क्या करें? मर जाएं, तो मर जाइएगा? नहीं, वो इच्छा मृत्यु के अंतर्गत नहीं आएगा, उसमें कंडीशन है। भारत में तो खैर ऐसे भी नहीं है। भारत में तो आपको पहले बचाएगा सरकार, उसके बाद मारेगा आपको, क्योंकि हमारे यहाँ आत्महत्या क्या है? जघन्य अपराध है। आत्महत्या करिएगा कानूनी रूप से आपको पीटेगा, फिर पहले आपको बचाएगा, हॉस्पिटलाइज कराएगा, जहर खा लिया तो जहर वहर निकाल देगा, उसके बाद आपको मारेगा, है ना। इच्छा मृत्यु क्या है? कि जैसे आपके पास कोई लंबा समय से कोई लंबी बीमारी से आप जूझ रहे हैं, और जैसे कोमा में चले गए हैं, तो कोमा में जाने के बाद आपका जीवन जीवन है, और आने वाले समय में ऐसा लगता भी नहीं कि आप कभी कोमा से उभर पाइएगा। तब उस कंडीशन में इच्छा मृत्यु अपनाया जाता है कि जानबूझकर क्या हो जाए, अब जीने से कोई फायदा है ही नहीं, एक बोझ है, और जीने का कोई उम्मीद है ही नहीं। उम्मीद है तो पहले बचाया जाएगा। हमारे यहाँ है जीवन पहले उसको बचाने का संकल्प होता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि लगता है कि अब आगे भविष्य में हम लोग जीने लायक नहीं रह पाएंगे, इस कंडीशन में अगर लंबे बीमारी या कुछ ऐसा घटना घट गया, तो कोमा में चले गए, तो वो भी उसमें क्या होता है? उसमें प्रावधान है, प्रोविजन है कि आपके लोग अगर उसमें समर्थित हो, जो आपके गार्जियन हैं, मम्मी पापा या जो भी आपके गार्जियन है, या फिर गार्जियन नहीं है तो जो आपके डॉक्टर हैं, वकील हैं, उन लोगों के कहने पर अगर ऐसा हो सकता है तो हो सकता है। इसमें दो तरह का होता है, एक्टिव और पैसिव। ये जो इच्छा मृत्यु होता है कितना प्रकार का? दो प्रकार का होता है, एक एक्टिव और एक, इसको बोलते हैं एक्टिव इथोनेशिया, और एक पैसिव इथोनेशिया। ये दोनों में क्या होता है पहले भी शायद बताए थे, कि जैसे मान लीजिए कि किसी डॉक्टर वगैरह है, कोई पानी चढ़ा रहा है, देखे पानी चढ़ाते हुए किसी आदमी को? नहीं देखे हैं? सिरिंज में पानी लटका हुआ है, ऐसे करके पानी चल रहा है, नहीं चढ़ता है। अब कोई गया और इंजेक्शन लेकर उसमें जहर डाल दिया है, और उस पानी में क्या कर दिया, डाल दिया। पिक्चर वगैरह नहीं दिखाते हैं, ऐसे करके डाल दिया इसमें। अब वो टिप 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 करते करते उसके शरीर में धीरे धीरे क्या हो रहा है, जा रहा है, और उसके बाद उसकी क्या हो गई? मृत्यु। तो अंदर शरीर के अंदर एक्सटर्नल इंटरनल पार्ट में जाकर उसका क्या हो गया? मृत्यु हो गया, मर जाएगा। दूसरा जो एक्सटर्नल टूल्स होता है, जैसे ऑक्सीजन, फिल्म वगैरह में दिखाता होगा, तो ऑक्सीजन ऐसे रखा है तो ऑक्सीजन यहां से क्या करेगा?
सांस ले पाएगा वो अच्छे से? नहीं, तो जैसे ही ऑक्सीजन टूल सटाएगा वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो वो दो तरह का, एक एक्टिव और एक पैसिव। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनेगा आपका कि इच्छा मृत्यु को अपनाने वाला पहला देश कौन? नीदरलैंड। इच्छा मृत्यु को अपनाने वाला पहला देश नीदरलैंड की हॉलैंड कि डच कि तीनों? तो बीपीएससी फंसा सकती है आपको देख के, नीदरलैंड भी दे देगी ऑप्शन और हॉलैंड भी दे देगी, और एक ऑप्शन रहेगा एक से अधिक। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने सदस्य हैं? 193। पढ़ा है क्या कोई? 2011 की डाटा के अनुसार 193 है। जो 193वां देश बना था दक्षिणी सूडान, लिख लीजिएगा। 2011 में दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान। टोटल कितना देश है इसमें? 193। संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा कब हुई? 1 जनवरी 1942। लिख लीजिए, 1 जनवरी 1942। 1 जनवरी 1942 हो गया। राष्ट्र संघ का सचिवालय कहां पर है? जेनेवा। जेनेवा। हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ या राष्ट्र संघ का सचिवालय कहां हो गया? जेनेवा। इससे पहले जो हम लोग देखिए, इसका टॉपिक ही चैप्टर का ही नाम क्या है? शांति का प्रयास। और हम पहले भी एक बार चर्चा किया अभी तुरंत कि 1914 से 18 हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, और इसमें राष्ट्र संघ बनाया। इसका भी प्रयास था क्या? शांति का प्रयास अंतरराष्ट्रीय लेवल पर। लेकिन ये सक्सेस उतना नहीं हुआ, इसलिए बोलेंगे क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध हो गया 1939 से 45। यहाँ राष्ट्र संघ के बारे में हम लोग चर्चा किए, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में चर्चा किया। ठीक है, तो अगले क्लास में संयुक्त राष्ट्र संघ को पढ़ेंगे और इसके बारे में पूरा लास्ट खत्म हो जाएगा। कल आपका आखिरी क्लास होगा इसका। बोल सकते हैं अभी, लेकिन अभी तक तो सक्सेस ही है। लेकिन विश्व युद्ध तो नहीं ना हुआ, युद्ध तो होते रहेगा। वो होगा सर, उतना होगा।